वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम रूपर्ट ब्रूक की बहुत ही फेमस पोएम द सोल्जर उसको डिस्कस करेंगे। यह एक बार पोएम है। सबसे पहले हम जानते हैं पोइट के बारे में। रूपर्ट जॉनर ब्रूक इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 3 अगस्त 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 को हो गई थी। ये वो टाइम था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1914 में। इंग्लिश वार पोइट, इनको एक इंग्लिश वार पोइट के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं उसमें उन्होंने हमेशा वार का जिक्र किया है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एक ये सिपाही रह चुके हैं। इनकी कुछ फेमस पोइम्स हैं: द सोल्जर, द डेड, द ओल्ड विनेरेक। ये इनकी कुछ फेमस पोइम है। और द हैंडसोमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। और डब्ल्यू बी इट्स इनसे काफी प्रभावित थे। इनकी पर्सनालिटी के एक यंग एरिसमैन थे। इनके लिए उन्होंने द हैंडसोमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहकर रिमार्क किया है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसकी पोइम के बारे में। ये जो पोइम है द सोल्जर एक प्रकार का सोनेट है। सोनेट ए पोइम ऑफ 40 लाइन, जिसे 14 लाइन की कविता कहा जाता है। और सोनेट दो प्रकार के होते हैं: पेट्रकिन सोनेट, जिसे हम इटालियन सोनेट के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है शेक्सपियन या फिर इंग्लिश सोनेट के नाम से जानते हैं। अब जो पेट्रागन, जो इटालियन सोनेट होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं: ऑक्टेव, जिसमें 8 लाइन का एक स्टैंजा होता है, और दूसरा होता है सेस्टेट, ये 6 लाइन का स्टैंजा होता है। अगर हम इस पोइम के स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसे पेट्रागन या इटालियन सोनेट ही कहेंगे, क्योंकि इसमें 8 लाइन का एक ऑक्टेव है और सेस्टिक 6 लाइन का इसमें मिलता है। इस तरीके दो स्टैंजा है, पहला ऑक्टेव, दूसरा सेस्टिक। जबकि सेक्सपियन सोनेट में 3 क्वार्टेंस होते हैं जो कि 12 लाइन के होते हैं, यानी 3 स्टैंजा जो कि 4 4 लाइन की, इस तरीके से 12 लाइन होती है। और एक होता है हीरोइक कपलेट जो कि 2 लाइन का होता है। तो इस तरीके से ये सेक्सपियन सोनेट नहीं, बल्कि ये कौन सा सोनेट है? पेट्रागन सोनेट है। लेकिन कुछ झलक हमें इसमें सेक्सपियन सोनेट की, इंग्लिश सोनेट की इसमें दिखाई देती है। थीम, इस पोएम की जो थीम है, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति है। डेथ, मृत्यु है। ऑप्टिमिज्म, आशावादी विचार है। लव, प्रेम है। हीरोइज्म और वीरता का जिक्र किया जाता है। इस पोएम को 1914 में लिखा गया जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। और यह पोएम पब्लिश हुई थी 1914 एंड अदर पोएम, यानी 1914 अदर पोएम एक बुक है। और ये 1915 में इसको पब्लिश किया गया था, इस पोएम बुक को। द सोल्जर इज 5th नंबर पोएम, और सोल्जर जो इस किताब में 5वें नंबर की पोएम है। लिटरेरी, सॉरी, ये लिटरेरी LITERAR पे लिटरेरी डिवाइसेस, इसमें अपोस्ट्रोफी है, अलिट्रेशन है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिंबल, और इस पे ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस इसमें पाई जाती हैं। अब देख रहे हैं सबसे पहला स्टैंडा, जिसे हमने कहा कि ऑक्टेव, यानी जो 8 लाइन का स्टैंडा है। देखिए, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। तो यहाँ पर उसने आई वर्ड का इस्तेमाल किया, तो आई से पता लगता है द पोइट इज टॉकिंग हिमसेल्फ, वो अपने बारे में बात करता है। और वो अब, क्योंकि वो खुद एक सिपाही रह चुका है, तो वो अब जिस तरीके से एक सिपाही होता है, वो जब वो मरता है तो यहाँ पर एक तरीके से इमेजिन करता है कि वो अपने देश के लिए न्यौछावर होता है, वो अपने देश के लिए जिंदगी का बलिदान करता है। तो उसी की कल्पना करते हुए उस कविता को वो लिखता है। या इस पोएम को हम ये कह सकते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव है उन सिपाहियों के लिए जो अपने देश के प्रति जान न्यौछावर करने का जज्बा रखते हैं। ये पोएम उन सबको भी समर्पित है। तो सबसे कहते हैं, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, अगर मैं युद्ध करते करते अगर मैं वहां पर खत्म हो जाता हूँ, मर जाता हूँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो सिर्फ सोचो मेरे बारे में, केवल एक ही चीज सोचना मेरे बारे में। क्या? दैट की देयर इज सम कॉर्नर, कि कोई कोना है ऑफ ए फॉरेन लैंड, मानी फॉरेन फील्ड का फॉरेन, क्योंकि जरूरी नहीं, क्योंकि वो जहां पर पल का बड़ा हुआ है युद्ध करते करते, वो उसी जगह की उसकी मृत्यु, ये जगह निश्चित नहीं है। हो सकता है वो किसी भी जगह मर सकता है। हो सकता है कोई एक ऐसी अजनबी स्ट्रेंज फील्ड हो सकता है जिस जगह को वो नहीं जानता, या कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जिससे कि उसने फॉरेन का नाम दिया है, तो वो कहता है उसके किसी कोने पर वो मर सकता है। तो मेरे वाले में केवल एक ही
चीज को ध्यान रखना, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड की वो जगह, वो जो स्ट्रेंज प्लेस का, जो कोई स्ट्रेंज प्लेस का, जो फॉरेन फील्ड का जो एक छोटा सा कोना है जहाँ मुझे दफनाया गया है, वो हमेशा के लिए मेरे के क्या बन जाएगा, इंग्लैंड बन जाएगा। एक एग्जाम्पल इस चीज को हम समझ सकते हैं। सपोज कीजिए अब कि हमारा जन्म राजस्थान में हुआ, और हमने जो भी कांड किया है राजस्थान ने हमें, कि मिट्टी में हम सांस लेते हैं, सब कुछ पलकर हम बड़े होते हैं, लेकिन अचानक हमारी मृत्यु कहीं किसी और जगह हो जाती है। लेकिन हमारे राजस्थान, उसकी खुशबू, उसकी साथ इतनी चीजें हमारे अंदर भरी हुई है कि वो अगर किसी और जगह भी मृत्यु हो जाती है तो वो जगह भी जहाँ हम दफनाए जाएंगे, वो जगह भी हमारे लिए क्या बन जाएगी, राजस्थान बन जाएगी। इस कदर उसमें राजस्थान ब्लड उसके अंदर है। तो वही कहता है कि अगर मेरे अंदर भी इतना ज्यादा इंग्लैंड का ब्लड है, कि इतनी ज्यादा इंग्लैंडनेस है, कि इतनी ज्यादा अपने देश के प्रति प्रेम है, कि अगर मैं लड़ते लड़ते भी कहीं मर जाऊं और किसी भी एक अजनबी जगह पर भी अगर मुझे दफनाया जाएगा, तो वो जगह भी मेरे लिए क्या बन जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए वो इंग्लैंड बन जाएगी। यानी इतना मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ कि मरने के बावजूद भी वो जगह मेरे लिए इंग्लैंड साबित होगी, प्रूफ होगी। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, माना कि इन दैट रिच, वो दैट माने वह रिच अर्थ, वो माना कि अर्थ कैसी रिच है, यानी वो जगह भी जहाँ मुझे दफनाया जा रहा है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड का मतलब है वो अपने आप में एक रिच है, एक अच्छी जमीन है। ए रिचर्ड डस्ट कंसील, लेकिन उसके अंतर्गत यहाँ पे अपने आप को वो कहता है डस्ट, कहता है डस्ट माने धूल। धूल क्यों कह रहा है अपने आप को, धूल कह रहा है क्योंकि वो डेड बॉडी है, तो डस्ट का मतलब यहाँ पर डेड बॉडी, यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया क्योंकि उसने डस्ट को एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया है। वो कहता है कि वो जो एक जो धूल है, वो जो डेड बॉडी है, वो कैसी है, रिचर है। कंसील माने उसका छुप जाएगी, यानी वो उस मिट्टी के अंतर्गत, जो कि मिट्टी ऑलरेडी रिच है, लेकिन उस रिच मिट्टी में जब एक ऐसी डेड बॉडी जो कि रिचर है, जिसमें देश के प्रति इतना ज्यादा प्रेम है, जो ऑलरेडी रिच हो चुकी है देश के प्रेम से, वो जब उसके अंदर दफन हो जाएगी, वो मिट्टी जब उसके अंदर मिल जाएगी, तो वो जगह और भी ज्यादा रिचर बन जाएगी। यानी वो और भी ज्यादा जगह कीमती हो जाएगी। तो ये कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में केवल एक ही चीज सोचना, कि अगर मुझे किसी भी विदेशी भूमि के किसी भी कोने पर अगर दफनाया जाता है, तो मैं हमेशा के लिए वो जगह मेरे लिए इंग्लैंड बन जाएगी। और वो जो रिच अर्थ है, क्योंकि वो अपने आप में पहले से रिच है, तो उसके अंदर जब ये डस्ट यानी डेड बॉडी उसके अंदर कंसील्ड हो जाएगी, मिल जाएगी, तो वो जगह कैसी हो जाएगी, और भी ज्यादा रिच हो जाएगी, और भी ज्यादा कीमती हो जाएगी। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड, एक वो डेड बॉडी, यानी उसने, डस्ट का मतलब डेड बॉडी है, अपने मानव शरीर जो डेड हो चुका है। होम इंग्लैंड बोर्ड, जिसको कि वो मानव शरीर जिसको कि इंग्लैंड ने बोर्ड माने जन्म दिया, यानी वो, ये वो डेड बॉडी है, ये वो मानव शरीर है जहाँ जिसका जन्म कहाँ पर हुआ है, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड तो पलकर बड़ा हुआ है। शिफ्ट, जिसको कि आकार, उस डेड बॉडी को आकार किसने दिया, इंग्लैंड ने दिया है। मेड अवेयर, उसको कॉन्शियस बनाया है, किसने, उस इंग्लैंड ने। गेव बंस हर फ्लावर्स टू लव, और उसने उस इंग्लैंड की जमीन में फ्लावर्स दिए टू लव मानी प्यार करने के लिए। तो फ्लावर्स तो मतलब वो एनवायरनमेंट, मतलब वो वातावरण होता है जहाँ पर उसका वो पलकर बड़ा, वो कहता है कि मैं इंग्लैंड में पलकर बड़ा हुआ हूँ, इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया है, आकार मुझे इंग्लैंड की भूमि ने दिया है, मुझे कॉन्शियस भी इंग्लैंड ने किया है, और इंग्लैंड ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स दिए हैं जिनसे कि मैं प्यार कर सकूं। हर वेज टू रूम, वो सड़कें दिए, वो जगह दी है। रूम माने जहां पर मैं स्वतंत्रता के साथ घूम सकता है, यानी इंग्लैंड में कहीं भी स्वतंत्रता के साथ घूम सकता है। इंग्लैंड में मुझे बहुत कुछ दिया है, प्यार करने के लिए फ्लावर्स ने, जो बहुत सारी चीजें दी, और शेप में मुझे आकार भी इंग्लैंड ने ही दिया है। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ये बॉडी किसकी है, इंग्लैंड की। ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और मैं इस यही बॉडी जो है इंग्लिश एयर माने जो अंग्रेजी हवा है उसके अंदर वो सांस ले, कहते हैं इसी जमीन पर मैंने क्या किया, इंग्लिश हवा को टेस्ट किया, यानी यहाँ पर मैंने सांस लिया। तो सोचिए किस तरीके से वो अपने अंदर इंग्लैंड को महसूस करता है, वो अपने शेप में, ह्यूमन बॉडी के आकार में अपने आप को महसूस, अपने कॉन्शियसनेस में अपने इंग्लैंड को महसूस करता है। और वो वो जो प्रकृति है, और वहां पर जो स्वतंत्र के साथ वो घूमता है, उन हवाओं में, उन फिजाओं में वो अपने आप को पूरी तरीके से इंग्लैंड महसूस करता है। वास्ट बाई द रिवर्स, कहते हैं वहां की जो नदियां हैं वहां पर मैं नहाया हूँ, उस नदी ने मुझे साफ किया है, मेरी गंदगी को धो दिया है।
ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम, और वो जो घर की जो सूरज है, उसने घर कहा है, यानी इंग्लैंड जो घर है मेरा, उस वहां का जो सूरज है उसने ब्लेस यानी मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। तो इस तरीके से वो थैंकफुल पे करता है कि बहुत कुछ मुझे इंग्लैंड ने दिया है। अब देखिए सस्टिक, जो कि नेक्स्ट 6 लाइन है, उसमें क्या कहता है, एंड थिंक, सोचो, दिस हर्ट, इस दिल में, ऑल इविल, जितनी भी बुराइयां शेड हुई, मानी सब क्या हो गई, समाप्त हो चुकी है। यानी एक ऐसा रास्ता दिया है जहां पर मैं अपने इस दिल की जो भी कोई बुराई हो, सभी बुराइयों को क्या कर सकता है, शेड अभी कर सकते हो, यानी दूर कर सकता हूँ। वहां वो जगह है जहाँ पे मेरे दिल की सारी बुराइयां दूर हो चुकी हैं। ए पल्स इन द इटरनल माइंड, इटरनल मतलब परमानेंट माइंड मानी दिमाग। तो कहने का मतलब मेरा एक जो परमानेंट जो माइंड है, एक पल्स मानी उसके अंदर जो ब्लड बह रहा है, नो लेस, वो कभी कम ना हो। कहने का मतलब है जो सोच मेरी है वो हमेशा मेरी परमानेंट सोच बनी, यानी जो आज मैं इंग्लैंड के बारे में इतना प्रेम करता हूँ, सपने भी इंग्लैंड के देखता हूँ, खाते सोते हैं, तो मैं हमेशा अपने अंदर इंग्लैंड को महसूस करता हूँ। और यही मेरे विचार हमेशा कैसे बना रहे दिमाग में, इटर्नल बने रहे, परमानेंट बने रहे, नो लेस, कभी इनका मीनिंग मेरे लिए खत्म ना हो। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और इंग्लैंड ने गिवन, इंग्लैंड ने जो मुझको दिए, क्या दिए हैं, विचार। तो इंग्लैंड के द्वारा जो मुझे विचार मिले हैं, प्रदान हुए हैं, बैक माने वो वापिस करना चाहते, समझे माने किसी भी तरह गिफ्ट माने दिए, यानी इंग्लैंड के दिन, उस इंग्लैंड की भूमि ने जो मुझे इतने अच्छे अच्छे विचार दिए हैं, मैं उन सभी विचारों को वहां पे रहने वाली जो हैबिटेंट्स हैं, जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं, उनको मैं देना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं अपने देश के प्रति समर्पित हूँ, मैं वहां के लोगों में भी वही विचार भरना चाहता हूँ, वही विचार जो मेरे पास है मैं उनको वापस करना चाहता हूँ, इंग्लैंड को वापस करना चाहता हूँ, वहां के लोगों को वापस करना चाहता हूँ, उन लोगों के मन में ऐसी सोच पैदा करना चाहती हूँ कि वो अपने देश के प्रति, अपने अपने जीवन को बलिदान कर सके, अपने जीवन भर अपने देश के प्रति वो वफादार रह सके। उन ऐसे विचारों को मैं अपने देशवासियों को देना चाहता हूँ, वापस करना चाहता हूँ सर विचारों को। हर साइड उसका जो नजारा है, दृश्य है, साउंड, उसकी जो आवाज है, ड्रीम्स हैप्पी, और उसके जो हैप्पी सपने हैं, एज हर डे देखी, वो हर दिन जो लगते हैं, यानी वो हर दिन, यानी इंग्लैंड मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया नजारा दिखाता है, कुछ ना कुछ नई आवाजें आती हैं, कुछ नए नए सपने आते हैं जो कृष्ण मुद्दा में है। मैं वो सभी दृश्य, वो सभी साउंड, वो सभी ड्रीम, मैं सब वापस करना चाहता हूँ, वहां के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे सपने तुम भी देखो अपने देश के प्रति, वो आवाजें अपने देश के प्रति सुनो, वो अप्रोच दृश्य वो देखो। तो उन सभी चीजों में वापस करना चाहता हूँ उनके लोगों को। एंड लाफ्टर, और वो हंसी, लर्न ऑफ फ्रेंड, जो मैंने दोस्तों से सीखी है। एंड जेंटलनेस, और वो सज्जनता, शांत प्रियता, जो मैंने सीखी, कहते इस जमीन पर, इस इंग्लैंड की जमीन पर मैंने अपने दोस्तों से हंसी भी सीखी है, सज्जनता, कोमलता भी सीखी है। उन सभी हंसी को मैं क्या करना चाहता हूँ, वापस करना चाहता हूँ, वहां के लोगों को प्रदान कर देना चाहता हूँ, वहां के लोगों को गिफ्ट कर देना चाहता हूँ। और मैं उनकी रग रग में भी इंग्लैंड के प्रति प्रेम को भर देना चाहता हूँ, वो हंसी वापस कर देना चाहता हूँ इस तरीके से। इन हार्ट एट पीस, और वहां के जो लोग हैं उसमें क्या आ जाएगी, शांति। और जब वो देश के प्रति प्रेम उनके मन में होगा, वो सब कुछ मैं वापस करूंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, तो वहां पर पीस, शांति, जब इन सब चीजों को प्राप्त मैं प्रदान कर दूंगा, उन सब लोगों को मैं दे दूंगा, वहां के लोगों को, तो वो जो उनके दिलों में क्या हुई, एक शांति पैदा होगी, वो एंड अंडर एन इंग्लिश है, और मैं उस वक्त इस जगह को छोड़कर कहाँ चला जाऊंगा, अंग्रेजी स्वर्ग में चला जाऊंगा, इंग्लिश हेवन में चला जाऊंगा। यानी उन सभी जो चीजें मैंने यहाँ से सीखी हैं, जो विचार मैंने देश भक्ति के लिए के सीखे हैं, उन सभी विचारों को, उन सभी चीजों को, उन सभी हंसी को, उन सभी नजारों को, मैं सब कुछ यहाँ के लोगों को वापस कर देना चाहता हूँ। और मैं फिर इंग्लिश हेवन के अंतर्गत चली जाना चाहता, तो जाने से पहले मैं सब कुछ देकर वापस कर कर अपने अंग्रेजी हेवन में, इंग्लिश हेवन में वापस चली जाना चाहता हूँ, तब मैं इस दुनिया से विदाई लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से पोइट जो है अपनी देशभक्ति की फीलिंग्स को व्यक्त करता है, अपने प्रेम को व्यक्त करता है। उसने डेथ की बात भी कही है, तो डेथ
थीम भी इसमें देखने को मिलती है। और साथ में वो एक वीरता की बात करता है, एक ऐसा सोल्जर की बात करता है जो हमेशा लोगों को क्या करता है, संबोधित करता है, लोगों को हमेशा मोटिवेट करता है। तो वो और देश के प्रति प्रेम भी इसका नजर आता है। तो इस तरीके से सारी थीम्स इसके अंदर नजर आती है। और उसने किस तरीके से अपने आप को पर्सोनिफाई किया, मानवीकरण माना है कि उसने डेड बॉडी को भी उसने क्या माना, एक डस्ट माना, एक इंग्लैंड माना। तो इस तरीके से पर्सोनिफिकेशन भी है, सिमरी भी इसमें पाई गई है, एलिटेशन है क्योंकि कई शब्द बार बार इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे कि ए की बात करें, ए इसमें भी आया, ए इसमें भी है, और ए इसमें भी ए है, और इसमें भी ए है, इसमें इस तरीके से एलिटेशन भी पाया। तो अब देखते हैं कि इस पोइम के अंदर राइम स्कीम क्या है। देखिए, क्योंकि पहले भी कहा कि इसके अंतर्गत हमें पेटाकिन सोनेट है, पेटाकिन सोनेट का जो ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, और लास्ट में जो स्ट्रेंथ होता है सर्स्टिक होता है जो कि 6 लाइन का होता है, उसी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश सोनेट का भी इसमें एक राइमिंग स्कीम का तरीका मिलता है। जैसे कि इफ आई शुड डाई थिंक ऑनली दिस, देखिए फर्स्ट लाइन ये है, फर्स्ट लाइन में मी, जो आप देख सकते हैं येलो कलर मैंने किया हुआ है, ये राइम स्कीम को जब हम फाइंड आउट करते हैं, राइम स्कीम फाइंड आउट करने को होता है, हम लाइन के पीछे वाला वर्ड वो किस तरीके से उसकी नेक्स्ट लाइन के साथ मिलती है, उसके साथ हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है मी, लास्ट में वर्ड दिया था मी। अब देखिए सेकंड मी को हमने माना ए, फील्ड मी से नहीं मिलती तो हमने इसको क्या मान लिया, बी। अब थर्ड लाइन में देखते हैं तो यहाँ पे फिर से क्या आता है, बी। तो मी बी, तो मी बोलने में एक जैसा आ रहा था और बी भी एक जैसा आता है, मी बी एक जैसा आ रहा है, तो हमने मी को ए माना और बी को क्या मान लिया, ए माना। और इसके फील्ड, नेक्स्ट फोर्थ है कंसील्ड, फील्ड कंसील्ड, तो फील्ड को हमने बी माना, तो कंसील्ड को हमने भी क्या मान लिया, बी मान लिया। तो इस तरीके से पहली लाइन किससे मिली, थर्ड से, और सेकंड लाइन किससे मिली, फोर्थ से। नेक्स्ट फिफ्थ लाइन में देखिए अवेयर, क्योंकि अवेयर इनसे कहीं से नहीं मैच खा रहा है तो अवेयर को हमने डाल दिया सी पॉइंट। अब फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं रोम। अब क्योंकि यहाँ कहीं किसी भी लाइन में शब्द मैच नहीं खा रहा तो रोम को हमने क्या दे दिया, डी पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लाइन पे आकर एयर, अब हमने फिर से यहाँ पे एयर डाल दिया, तो एयर किसी भी शब्द से मैच नहीं खा रहा, तो एयर को हमने दे दिया सी पॉइंट। अवेयर एयर, अवेयर एयर, तो हमने ऊपर एवियर को सी दिया था तो हमने एयर को क्या कर दिया, सी। रोम डी कर दिया। अब उसी तरीके से रोम की जगह क्या हो गया, होम। होम हमको कौन सा पॉइंट ले लिया हमने, डी। तो सी डी, सी डी, ये भी हमारे नेक्स्ट क्वार्टिंग नेक्स्ट स्टैंजा के हो गए। अब देखिए इस तरीके से हमारी 8 लाइनें पूरी हो गई। तो ए बी सी डी, सी डी, इस तरीके से इन्होंने सोनेट की राइम स्कीम निकाली। फर्स्ट जो 8 लाइन का स्टैंडर्ड जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेव का राइम स्कीम। फिर देखिए सेस्टिक आता है, एंड थिंक दिस हर्ट और इविल सेट अवे, तो देखिए अवे बिल्कुल अलग लाइन है, इसमें अलग राइमिंग आ रही है, तो अवे को हमने दे दिया ई। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन में देखिए ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, अबे है, अबे को हमने ई कर दिया, तो लेस को क्या करें, लेस बिल्कुल अलग है, जिसको हमने क्या मान लिया, एफ मान लिया। नेक्स्ट लाइन है गिव सम वेयर बैक द पोन थॉट्स बाय इंग्लैंड, तो देखिए नेक्स्ट लाइन के नेक्स्ट वर्ड क्या, गिवन, जो कि किसी से मैच नहीं खा रहा। नेक्स्ट लाइन है हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर, यहाँ पर हमने क्या लिया है, डे। देखिए फिर नेक्स्ट लाइन है आपकी गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, तो ये देखिए गिवन यहाँ पर हमने दिए, ये ना तो एबी से मैच खा रहा है, ना लेस से कर रहा है, ना गिवन, तो ई एफ जी। नेक्स्ट लाइन है हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, तो यहाँ पे क्या है, डे। तो डे भी बिल्कुल नया है, अबे किससे मिल रहा है, अबे डे, अबे का डे से मिला, तो यहाँ पे ई हो गया, तो इसको हमने एबी को ई दिया था तो इसको भी क्या हो गया, डे को ई। नेक्स्ट है लेस जेंटलनेस एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, अब देखिए जेंटलनेस किससे मैच खा रहा है, लेस से, लेस जेंटलनेस, लेस जेंटलनेस, तो इस तरीके से हमने क्या मान लिया, इसको एफ मान लिया। नेक्स्ट हमारा डे, डे किसी के साथ मैच नहीं खाता, लेकिन डे हेवन, डे हेवन,
तो डे को हमने किसके साथ कंसीडर कर लिया, हेवन से, तो डे को हमने किया। तो इस तरीके से पहली लाइन थर्ड लाइन से मिली तो ए, सेकंड लाइन फोर्थ से मिली तो उसको बी कर दे तो ए बी। पहली 4 लाइन हो गई। नेक्स्ट अवेयर एयर, तो अवेयर सी है तो एयर सी हो गया। रोम डी, तो अवे डी, तो सी डी। इस तरीके से 8 लाइनें हो गई जो ऑक्टेव होगी। अब देखिए सेस्टिक की, होम अवे लेस, तो तीनों ही अलग अलग है। ई, सॉरी, ई एफ जी। नेक्स्ट है डे, जेंटलनेस, एफ हेवन, तो डे अलग है, अवे को ई का रखा तो डे को भी क्या हो गया, ई हो गया। लेस आपने रखा, लेस एफ करके बोला आपने, तो जेंटलनेस एफ हो गया। नेक्स्ट है डे, डे का हो गया हेवन। इस तरीके से इसकी हो गई जी। तो इस तरीके से राइम स्कीम उसकी चेंज हो गई। तो पहली लाइन फर्स्ट ऑक्टेव, पहली लाइन थर्ड से मिली, सेकंड लाइन फोर्थ से मिली, फिर फिफ्थ लाइन 7 से मिली, सिक्स लाइन 8 से मिली। नेक्स्ट में जब हम सेस्टिक की बात हो तो सेस्टिक में ई जो 7th लाइन थी, जो 9th लाइन थी वो मिली किससे, इस लाइन से डी। तो ये 9, 10, 11, 12वीं लाइन से मिली। और 10वीं लाइन एफ हमारी मिली 13वीं लाइन से, और गिवन जो है वो 11वीं लाइन मिली हमारी 14वीं लाइन है बात है। इस तरीके से हमारी राइम स्कीम हमको फाइंड आउट किया जाए कि किस तरीके से पोएम के अंदर राइम स्कीम को निकाला जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ये पोएम पूरे समझ में आएगा इसकी राइम स्कीम क्या है, सोनेट क्या होता है, इसमें कौन कौन से सोनेट का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि इंग्लिश सोनेट जो फर्स्ट जो पार्टी है ना, फर्स्ट जो स्टैंड है 4 लाइन तो उसमें कहीं हमें वो शेक्सपियर की सोनेट की झलक दिखाई देती है अगर हम राइम स्कीम तक जाते हैं, वरना ये पेटाकिन सोनेट क्योंकि ऑक्टेव और सेस्टिक का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से देशभक्ति से परिपूर्ण पोइम है, ये एक बार पोइम है। और प्लीज अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।